स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, इसके पहले हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति का एक एक कोना बनाया है, त्रिकोणमिति का एक एक कोना बनाया है। जो वास्तविक संख्या है, बहुपद है, इसके एक एक पार्ट को मैंने बना करके आपके सामने रख दिया है और आशा यही है कि आपको किसी तरह से अब उस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा सांख्यिकी से भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो कहना हम लोग सांख्यिकी को एक बार टच करें। तो सांख्यिकी के थ्योरी पहले पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं, सीधे चैप्टर 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 पढ़ लिए, 15.1 पढ़ लिए और उसके बाद पता चला कि थ्योरी पता ही नहीं है और थ्योरी से क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं और आगे बढ़े। लिखा है बोर्ड पे सांख्यिकी क्या है, ठीक है ना। लिखा है बोर्ड पे सांख्यिकी क्या है, ठीक है ना। और जहां तक मेरा आशा है कि अब सांख्यिकी को कैसे डील करना है मैं बताऊंगा आपसे। सांख्यिकी क्या है? तो यह एक विज्ञान है, यह एक विज्ञान है, ठीक ना। क्या है? विज्ञान। तो मैथ में विज्ञान कहाँ से उसे विज्ञान किसे कहते हैं? जिसे प्रूफ किया जा सकता है, जिसे प्रूफ किया जाता है उसे विज्ञान कहते हैं। जिस पे विश्वास किया जाता है उसे अंधभक्ति कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रूफ हो सकता है। सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी एक विज्ञान है जिसका एक रूल रेगुलेशन सिद्धांत होता है, वो विज्ञान होता है। तो यह एक विज्ञान है जिसका संबंध क्या होता है, जिसका संबंध जो होता है संख्यात्मक मानों से, जिसका संबंध संख्यात्मक मानों से पूरा पूरा निष्कर्ष। सांख्यिकी एक विज्ञान है जिसका संबंध संख्यात्मक मानों से पूरा पूरा निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। मतलब सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां जैसे मान लीजिए कि हम गए किसी गांव में और मुझे डाटा चाहिए उस गांव का, तो मैं जाऊंगा, जिसको हम लोग जनगणना कहते हैं। ए भाई तुम्हारा क्या नाम है? तो फुलेना यादव। तुहार कौ गो लइका? 5 गो। कौ गो बेटी? 2 गो। कौ गो बेटा? 3 गो, ठीक है ना। ये आंकड़ा तैयार किया जाता है। कौन बेटा कितने उम्र का है, कौन बेटी कितने उम्र की है, किसकी किसकी शादी हो गई है, किसके किसके बच्चे हो गए हैं, ये सब का क्या अंक में निकाला। कितने बच्चे अंक में, कितने लोगों की शादी हुई अंक में, तो संख्यात्मक मान हो गया वह। और उससे निष्कर्ष निकालेंगे कि यहाँ के किस जाति की जनसंख्या अधिक है, वहां की जाति का प्रोग्रेस कैसा है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कितनी पुरुष पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। नए जनरेशन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने अभी भी घूम रहे हैं, इन सबका निष्कर्ष निकाला जाता है, जहां उसी को सांख्यिकी कहा जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें एक शब्द आता है आंकड़ा। आंकड़ा किसे कहते हैं? जो सांख्यिकी है जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी में मौजूद अलग अलग संख्यात्मक मानों को, सांख्यिकी में मौजूद अलग अलग संख्यात्मक मानों को आंकड़ा कहते हैं, ठीक है। अलग अलग संख्यात्मक मानों को क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। कैसे आंकड़ा कैसे कहेंगे? देखिए, जैसे 2 लिखा गया, 3, 5, 7, 9, 1, 8, ये सब अपने अपने आप में आंकड़ा है। मैंने बताया ना। कितने बच्चे हैं? 5। 5 इनके 5 बच्चे, उनका आंकड़ा 5 है। 5 में कितनी लड़कियां हैं?
2, उनके बच्चे के आंकड़ा निकालेगा, लड़कियों की तो वहां पे 2 है, लड़कों का आंकड़ा निकालना हो तो 3 है, ठीक है ना। तो अलग अलग 2, 3 जो ये मान रखे जाते हैं उसमें, उसी को क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। और आंकड़ा के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का। एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा होता है गौण आंकड़ा। पहला होता है प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा होता है गौण आंकड़ा। पहला होता है प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा होता है गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं, प्राथमिक आंकड़ा किसे कहते हैं, गौण आंकड़ा किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल लूंगा अपने आप पर। मान लीजिए मैं एसएस कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर हूं, मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, मुझे इसका कहीं ब्रांच खोलना है, किसी क्षेत्र में ब्रांच खोलना है, तो क्या करेंगे, इसके 2 ऑप्शन है वहां का डाटा इकट्ठा करने का। एक, मैं खुद जाऊं उस गांव में, उस क्षेत्र में, दरवाजे दरवाजे घूमूं, एक डायरी में मेंशन करूं कि 10th क्लास के कितने बच्चे हैं, 9th क्लास के इस क्षेत्र में कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने जो है कि इंटर क्लास में है, कितने 12th क्लास में है, 11th में है कि 12th में, ये सारी चीजें मैं खुद जाकर इकट्ठा कर रहा हूं और तब लेकर के आ रहा हूं, और तब उसका प्रयोग कर रहा हूं अपने निर्णय लेने में। तो जब कोई व्यक्ति या अनुसंधान करता, जब कोई व्यक्ति या अनुसंधान करता, ठीक है ना, स्वयं जाकर किसी आंकड़े को इकट्ठा करता है, स्वयं जाकर के, खुद जाएगा खुद इकट्ठा करेगा, खुद जाएगा खुद इकट्ठा करेगा, तो स्वयं जाकर के आंकड़े को इकट्ठा करता है और तब उसका प्रयोग अपने जीवन में लाता है, उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या बोला जाता है, प्राथमिक आंकड़ा। और प्राथमिक आंकड़ा ज्यादा विश्वसनीय होता है, प्राथमिक आंकड़ा ज्यादा विश्वसनीय होता है। दूसरा आता है गौण आंकड़ा। मुझे जाना है कहीं कोचिंग खोलने के लिए, इसका ब्रांच खोलना है, और मैं ब्रांच खोल रहा हूं, तो जहां पे ब्रांच खोल रहा हूं वहां का तो डाटा चाहिए ना मुझे। तो वहां के 2-4 बच्चे पढ़ते हैं, 2-4 आदमी रिश्तेदार हैं, उनसे मैंने फोन किया, बोला भैया मैं कोचिंग खोलना चाहता हूँ। मैं ऐसा बोलूंगा तो कौन बोलेगा नहीं खोलने दी, बोले खोलिए जरूर। तो मैं बोलूंगा उनसे कि ऐसा कीजिए कि वहाँ के 10वां क्लास में कितने बच्चे हैं, 9th क्लास में कितने बच्चे हैं, 11th 12th में, थोड़ा पता करके उनको बताइए। वो एक चौराहे पे बैठेंगे, पकड़ी के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा बैठेंगे। ओ फलानमा का कौ गो क्या है, 5 गो, कौन कौन क्लास 12 13 9 10 ये डाटा इकट्ठा हो गया। अभी नहीं पूछे कि कहाँ पढ़ता है, बगहा है कि बगहा से बाहर है, चौतारा है चौतारा से बाहर है, बगादू में कि बगादू से बाहर है, पश्चिमी चंपारण में कि पूर्वी चंपारण में। मैंने कुछ नहीं पूछा, वो कुछ नहीं पूछे, सीधा उन्होंने पूछा, लिखा और हमसे बोले हेलो, हाँ कहाँ बनी, ठीक बानू तो जी ठीक। और उसके बाद बताए अरे कोचिंग खोल सकते हैं, बहुत लड़का वहां से, लो 10वां क्लास में 400-500 बच्चा है। और बोले चलिए ठीक है चलते हैं कोचिंग खोल लेते हैं। पता चला क्या कि बच्चा वहां पे है ही नहीं है, कोचिंग खोलनी है तो कहा सारा बाहर पढ़ता है सब, ठीक है। तो इस मामले में गौण आंकड़ा विश्वसनीय आंकड़ा नहीं माना जाता है। गौण आंकड़ा किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति या अनुसंधान करता है, किसी दूसरे द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़े का प्रयोग करता है, किसी दूसरे द्वारा इकट्ठा किया, दूसरा आंकड़ा इकट्ठा किया हमको सौंप दिया, डायरी देख करके मैं काम कर रहा हूं, तो किसी दूसरे द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़े का प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं, गौण आंकड़ा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गौण आंकड़ा कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राथमिक आंकड़ा समझ में आ गया, गौण आंकड़ा समझ में आ गया, सांख्यिकी किसे कहते हैं ये समझ में आ गया, आंकड़ा किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बारंबारता, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, बारंबारता पढ़ेंगे, एक एक चीज को बड़ा प्यार से पढ़ेंगे। बारंबारता क्या है, बारंबारता किसे कहते हैं, उसका डिफिनीशन आता है मेरे अकॉर्डिंग, आंकड़ों में कोई चर, आंकड़ों में कोई चर अपने आप को, अपने
आपको जितनी बार दोहराता है, जितनी बार दोहराता है उसे उस आंकड़े की बारंबारता कहते हैं। ठीक ना। आंकड़े में कोई भी चर हो या अचर हो, आंकड़े में कोई संख्या लिख देते हैं। आंकड़े में कोई संख्या अपने आप को जितनी बार दोहराता है उसे उस आंकड़े की बारंबारता कहते हैं, उसे उस संख्या की बारंबारता कहते हैं। ये अपने भाषा में बस समझने का बात है। आंकड़े में कोई आंकड़ा दिया हुआ है और उसमें हम किसी एक मान को लेकर के देख रहे हैं कि कितना बार वो दोहरा रहा है, जितनी बार दोहराएगा वही उसकी बारंबारता होगी। चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं, ज्यादा क्लियरेशन होगा एग्जाम्पल में लेता हूँ। 1 2 7 2 3 1 4 6 2 1 8 3 2 1, ठीक है, 4 7 2 1 5। मैंने ये सारे संख्या लिख दिया, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये हो गया यहाँ पे अंक, यहाँ पे लिख देता हूं बारंबारता। यहाँ पे लिखते हैं मैंने एक कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5। एक की बारंबारता कितनी हो गई, 5। एक अपने आप को 5 बार दोहरा रहा है, अतः एक की बारंबारता 5 होगी। आंकड़े में कोई संख्या अपने आप को जितनी बार दोहराता है उसे उस संख्या की बारंबारता कहते हैं। उदाहरण के लिए एक अपने आप को 5 बार दोहरा रहा है, अतः एक की बारंबारता 5 होगी। 2 की लेते हैं, 2 1 2 3 4 5। 2 की भी बारंबारता क्या आ गई, 5 आ गई। चलिए 3 लेते हैं, 1 2। उस तक सबकी बारंबारता निकाली जा सकती है। तो आंकड़े में कोई भी संख्या अपने आप को जितनी बार दोहराएगी वही उसकी क्या होगी, बारंबारता होगी। उदाहरण के लिए 3 अपने आप को 2 बार दोहरा रहा है, ये टोटल सीरीज में, अतः 3 की बारंबारता 2 होगी। उदाहरण के लिए 2 अपने आप को 5 बार दोहरा रहा है, अतः 2 की बारंबारता 5 होगी। समझे। अगर मान लीजिए 4 की बात करता हूँ, 4 अपने आप को कितना बार दोहरा रहा है, 1 2 बार। चलिए इसमें 5 की बात कर लेते हैं। 5 क्या बार दोहरा रहा है अपने आप को, कही है, 1 बार। अब वहीं पे एक बात और समझ लेते हैं, संचयी बारंबारता क्या है। यहाँ पे प्रश्न आती है बारंबारता के बाद संचयी बारंबारता। अपनी भाषा में बताऊंगा, आपके दिमाग में एक ही लाइन में सेट हो जाएगा। क्या, बारंबारताओं के लगातार योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। बारंबारताओं के लगातार योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। बारंबारताओं के लगातार योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। ये लगातार योग कैसे निकलता है, थोड़ा देखिएगा, इस माध्यिका निकालने में आपको बड़ी सपोर्ट करेगा। पहला अंक जो बारंबारता को वैसे ही उतर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला जो हमको संचयी बारंबारता निकालना है तो जोड़ देंगे, इसमें जो आएगा उसमें अगला जोड़ के अगला लिखाएगा। 5 5 10, तो नीचे 10 हो गया। अब जो आएगा उससे अगला जोड़ेंगे, 10 2 12। फिर जो आए उससे अगला जोड़ेंगे, 12 2 14। अब जो आएगा उससे अगला जोड़ेंगे, कितना हो गया, 15। तो ये लगातार जुट रहे हैं ना आकर के, इसलिए बारंबारताओं के लगातार योग को संचयी बारंबारता। लगातार जोड़ते जाइए, अगला निकलेगा, अगला में अगला जोड़िए, अगला निकलेगा, अगला में अगला जोड़िए, अगला निकलेगा। तो ये बारंबारताओं के लगातार योग को हम लोग क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। अब हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और उसमें पूछता है परिसर, निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। समझ रहे, ये क्वेश्चन परिसर वाली जो है बड़ी मुद्दा नहीं है, बस समझ लेना है परिसर क्या होता है, ठीक है ना। तो होता है आंकड़ों का उच्चतम मान और
न्यूनतम मान के अंतर को आंकड़ों के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। आंकड़ों के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। आंकड़ों के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। परिसर बराबर सूत्र होता है उच्चतम मान घटाओ न्यूनतम मान। अब एग्जाम्पल से हमको समझ में आएगा कि हमने क्या लिखा है। 1 7 5 2 8 4 3 इतना ही से समझ में आ जाएगा। हमको निकालना है परिसर। परिसर के लिए क्या कह रहा है, उच्चतम मान। बताइए इसमें उच्चतम मान और सबसे बड़ा का मान कौन है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा मान क्या है, तो 8 है, तो 8 लिख लीजिए। फिर माइनस का साइन है। अब सबसे छोटा देखिए क्या है, 1 है, फिर 1 लीजिए, घटा लीजिए तो 7। कोई भी मान दिया हो, कोई भी सीरीज हो, उसमें जो सबसे बड़ा मान है उसमें से सबसे छोटा वाला मान घटा देंगे, जो आएगा वो परिसर हो जाएगा। इसलिए आंकड़ों के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। ठीक है ना, आंकड़ों के उच्चतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं। आंकड़ों के उच्चतम मान और न्यूनतम मान को अंतर को परिसर कहते हैं। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। परिसर हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे मिलान चिन्ह। देखिए बहुत मिलान चिन्ह, देखिए मिलान चिन्ह क्या होता है। बारंबारता के अनुसार जो उदग्र लकीरें खींची जाती है, देखिए बारंबारता के अनुसार जो उदग्र लकीरें खींची जाती है उसे मिलान चिन्ह कहते हैं। बारंबारता के अनुसार जो उदग्र लकीरें खींची जाती है, बारंबारता के अनुसार जो उदग्र लकीरें खींची जाती है, बारंबारता के अनुसार जो उदग्र लकीरें खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मिलान चिन्ह कहते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए बारंबारता, ठीक है, ये हो गई। यहाँ पे हम कहना मिलान चिन्ह। ये पार्ट बाय पार्ट समझा रहे हैं, क्वेश्चन पे नहीं समझा रहा हूँ मैं। मान लीजिए बारंबारता यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। इसका मिलान चिन्ह कैसे लिखे, 7। तो मिला, देखिए 1 2 3 4, और जब 5वां आता है तो ऐसे हो जाता है। 5 का एक ग्रुप होता है, 5 से बड़ा नहीं होता है, और 5 से छोटा होगा तो जो तिरछा लकीर हम दिए हैं पाई, इसको नहीं देना है। 7 है, 1 2 3 4 5, 5 को हो गया, कौन बचा, 2 गो, 6 7, 2 है खड़ा 2, 8 है तो 1 2 3 4 5, 3 गो और बच गया बगल में, 9 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 10 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हो गया। इस तरह से ये सारे काम होते हैं। ठीक है ना, तो बारंबारता के अनुसार जो उदग्र लकीरें खींची जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिलान चिन्ह कहते हैं। हम लोग अब कल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्ग क्या है, वर्ग अंतराल क्या है, ठीक है, वर्ग चिन्ह क्या है, औसत किसे कहते हैं, और औसत पे क्वेश्चन। ठीक है ना, और उसके बाद लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव छोड़ना कहीं से भी नहीं है। फिलहाल में ऑब्जेक्टिव की बारी है, ढूंढते जाइए, बनाते जाइए। अब आप ऑब्जेक्टिव का कोई भी सेट उठा के देखिए, आपको 40 तक किसी तरह से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। मात्र मैंने 4 से 5 चैप्टर पढ़ाया है, और उसी को देख लीजिए, 100% 40 क्वेश्चन आपसे डील हो जाएगा। और जब मैं इसको पढ़ा दूंगा, इसको अगर सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों पढ़ा दिया तो आपका 50 में इतना ही में क्लियर हो गया।
मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन छोड़ूंगा नहीं, मैंने बताया है कि 100 क्वेश्चन आएगा जिसमें से 80 को क्वेश्चन आपसे लड़ेगा इस वीडियो से। 50 को मन पसंद बनाइएगा, गदगद हो जाइएगा, नंबर उठाइएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। तत्काल के लिए बाय।